हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने हेमली टैंडो गेट सेट के साथ साथ टेंग फैमिली की एक स्पिरिचुअल ट्री को भी वहां पे खत्म कर दिया था। और उसी के साथ वांग लिन को वहां पे यंग मास्टर फूजन से ये भी पता चला था कि इस तरह के नौ और भी ठिकाने हैं जिनके बारे में पता चलते ही वांग लिन उन सभी को तबाह करने के बारे में डिसाइड करता है। लेकिन बिल्कुल एंड समय पे हमने देखा था कि यंग मास्टर फूजन ने खुद को बचाने के लिए एल्डर जेमू को वहां पे बुला लिया था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एल्डर जेमू भी वांग लिन का सामना नहीं कर पाया था और उसे भी वांग लिन ने वहां पे बहुत ही बुरी तरह से तलपा के मारा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंजर इलाका दिखाया जाता है जहां पे चारों तरफ कंगाल और हड्डियां ही हड्डियां मौजूद थी, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आसपास के मौजूद सभी बीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से खत्म किया गया है। और तभी हमें वहाँ पे हड्डियों से ही बने हुए एक छोटे से पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेंग फैमिली के एक एल्डर टेंग फैमिली के एक डिसेबल को लेकर आया हुआ था। हालांकि वो दोनों दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे आते हुए काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़कर वहाँ पे बैठे हुए टेंग फैमिली के कुल कल्टीवेटर जिसे लॉर्ड फूजी के नाम से जाना जाता था, वो एल्डर वहाँ पे आगे बढ़कर लॉर्ड फूजी से कहता है, आपके लॉर्ड के टाइटल का समय अब पूरा हो चुका है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपने टाइटल को वापस पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेंग फैमिली के बाकी डिसेबल्स के चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और इस बार आपको चैलेंज करना चाहते हैं यंग मास्टर फूजिमो, जो कि नेसन सूरी एलम के मिडिल स्टेज में पहुंच चुके हैं। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पे बहुत ही इजीली आपको हराते हुए आपके टाइटल को आपसे छीन सकते हैं। उस एल्डर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। वो अभी भी अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे आगे बढ़कर अनाउंस करते हुए कहता है कि आज का ये चैलेंज यंग मास्टर फूजिमो और लॉर्ड फूजी के दरमियान होने वाला है। और जो भी इस चैलेंज को जीतेगा उसे न सिर्फ टेंग फैमिली की कोर पोजीशन मिलेगी, बल्कि उसी के साथ साथ उसे लॉर्ड का भी टाइटल मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो टेंग फैमिली में से किसी को भी चैलेंज करके उसकी पोजीशन को छीन सकता है। और क्योंकि ये चैलेंज कोर पोजीशन के लिए होने वाला है, इसलिए ये लाइफ एंड डेथ मैच होगा, जिसकी जीत का रिजल्ट किसी एक की मौत से ही होगा। उस एल्डर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजिमो के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे लॉर्ड फूजी को बहुत ही इजीली हरा लेगा। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से आगे बढ़ते हुए लॉर्ड फूजी के पास आ जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही एटीट्यूड से लॉर्ड फूजी से कहता है कि तुम्हें मारकर आज मैं तुम्हारी स्कोर पोजीशन को हासिल कर लूंगा, जिसके बाद ना सिर्फ स्पिरिचुअल ट्री की सारी पावर्स मेरी हो जाएगी, बल्कि उसी के साथ साथ यहाँ पे मौजूद सारे ट्रेस भी मेरे होंगे, जिसके बाद मैं बनूंगा टेंग फैमिली का नया लॉर्ड। और ये कहकर यंग मास्टर फूजिमो वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए लॉर्ड फूजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी ने तो अभी तक वहाँ पे अपनी आंखें तक भी नहीं खोली थी, जो देखकर तो यंग मास्टर फूजिमो को वहाँ पे लॉर्ड फूजी के ऊपर और भी जरा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लॉर्ड फूजी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोर बैटल के दौरान अपनी आंखें बंद करने की? मुझे लगता है तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ पे तुम्हारा सारा घमंड एक ही झटके में चकनाचूर कर दूंगा। और ये कहकर यंग मास्टर फूजिमो वहाँ पे लॉर्ड फूजी को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ उसके अटैक को सेंस करके हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी ने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो उसे वहाँ पे अपनी बचपन की कुछ सीन दिखने लगे थे, जहाँ इसी तरह बचपन में कोर डिसेबल की पोजीशन के लिए उसके अपने भाई ने उसे चैलेंज कर दिया था। और हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, हालांकि उसके बड़े भाई ने उसे चैलेंज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी वहाँ पे अपने बड़े भाई को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। और देखते ही देखते लॉर्ड फूजी ने अपने भाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नॉकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी के भाई की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जो देखकर लॉर्ड फूजी अपने भाई को वहाँ पे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर उसका भाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन अभी वो वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक लॉर्ड फूजी ने वहाँ पे अपने भाई को सहारा देने की बजाय उसकी टांग के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसकी एक टांग को ही तोड़ दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका भाई वहाँ पे दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। पर लॉर्ड फूजी के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा वहाँ पे अपने भाई को दर्द में देखकर तो लॉर्ड फूजी के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी, जैसे उसे अपने भाई को पेन में देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही हो। जो देखकर उसका भाई वहाँ पे डरते हुए उससे कहने लगा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपनी हार मानता हूँ। पर लॉर्ड फूजी उसके ऊपर कोई भी रहम न दिखाते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लेता है, जहाँ अभी भी वो अपने भाई लॉर्ड फूजी से माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हार मानता हूँ। जिसपे लॉर्ड फूजी वहाँ पे कोल टून में उससे कहता है कि स्कोर बैटल का अंत किसी एक की मौत के साथ ही होता है। और इसी के साथ हमें वहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड फूजी ने यंग मास्टर फूजिमो को भी अपने भाई की तरह गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा रखा था। और यंग मास्टर फूजिमो भी वहाँ पे लॉर्ड फूजी के भाई की तरह उसे माफी मांगते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी हार मानता हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुके थे और उसने अचानक ही वहाँ पे यंग मास्टर फूजिमो के ऊपर एक जानलेवा हमला करते हुए वहाँ पे उसकी जान ले ली थी, जहाँ उसकी बॉडी को खत्म करने के बाद लॉर्ड फूजी वहाँ पे उसकी सोल को खा गया था, जिसका मतलब था कि लॉर्ड फूजी यहाँ पे एक सोल ईटर भी था। और यहाँ पे आसपास जितने भी बीस्ट की हड्डियां मौजूद थी उन सभी को भी लॉर्ड फूजी नहीं मारा था, सॉरी मारा नहीं बल्कि खाया था। यंग मास्टर फूजिमो की सोल को खाने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे अपने होठों पे जीभ फेरते हुए कहता है, ये चूजा तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी था, ऐसी अगर एक सोल रोज खाने को मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टेंग फैमिली के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर फूजियन से मिलने के लिए लॉर्ड मैसेंजर आए हुए थे, जिनका नाम मैसेंजर लिन जी था। वहीं एक जेट टोकन की मदद से हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन को वहाँ पे पता चल चुका था कि लॉर्ड फूजी एक बार फिर से एक और पोजीशन के चैलेंज को जीत चुका है। जो देखकर मास्टर फूजियन वहाँ पे
लॉर्ड मैसेंजर को बताते हैं कि अभी हमारी टैंक फैमिली की 19वीं जनरेशन चल रही है, लेकिन कोर पोजीशन की ओनरशिप अब तक सिर्फ 6 बार ही चेंज हुई है। जब से फूजी ने कोर पोजीशन को हासिल किया है तब से लेकर अब तक वो एक बार भी नहीं हारा। हालांकि उसे नेशन सोरियालम के लेट स्टेज के कल्टीवेटर्स तक ने भी चैलेंज किया, लेकिन फूजी उन सभी को बहुत ही इजीली हराते हुए आ रहा है और हर साल की तरह इस साल भी उसने सक्सेसफुली अपनी कोर पोजीशन को डिफेंड कर लिया है। फूजी के टैलेंट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। भले ही उसका कल्टीवेशन लेवल बाकी के कोर मेंबर्स के मुकाबले में अभी बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है वो उन सभी में से सबसे पहले सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करेगा। और लॉर्ड मैसेंजर आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि फूजी नेशन सोरियालम की मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। अगर हम उसे थोड़ा और टाइम देते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ही इजीली सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और ये कहकर मास्टर फूजिया ने वहाँ पे एक चाय के कप में चाय भरते हुए उसे वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर की तरफ बढ़ा दिया था। पर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे मास्टर फूजियान की सारी बातें सुनकर ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। वो वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करके अपने चाय के कप को खुद से दूर करके कॉल टून में वहाँ पे मास्टर फूजियान से कहते हैं, क्या कहा तुमने, तुम्हें और टाइम चाहिए। और ये कहते हुए लॉर्ड मैसेंजर अचानक वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी उंगली को झटकते हैं और ऐसा होते ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव निकलती है कि हम देखते हैं कि उस चाय के कप के साथ साथ वहाँ पे सब कुछ टूट गया था। लेकिन लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चाय के कप के अंदर मौजूद टी को नीचे नहीं गिरने देते। उसे लॉर्ड मैसेंजर ने ऊपर हवा में ही रोक दिया था। लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में आते हुए देखा तो बेचारा फूजियान भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुका था। भले यहाँ पे मास्टर फूजियान युआन यंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन अभी भी उसकी लॉर्ड मैसेंजर के सामने कोई भी औकात नहीं थी। वहीं लॉर्ड मैसेंजर अपनी जगह पे खड़े होते हुए कॉल टून में मास्टर फूजियान से कहते हैं कि तुम्हारी टैंक फैमिली के पास अब बस 100 साल ही बचे हैं। इन 100 सालों के अंदर अंदर तुम्हारी फैमिली में से किसी न किसी को सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करना ही होगा। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कॉल टून में कहते हैं, तुम तो यहाँ पे सारा दिन आराम से बैठते हुए मजे करते होगे, क्योंकि पिछले 400 सालों से तुम मुझे एक ही जवाब देते हुए आ रहे हो, और टाइम। आखिर तुम्हें कितना टाइम चाहिए। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर अचानक वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगे थे। जैसे लॉर्ड मैसेंजर ने सीधा वहाँ पे ऊपर बादलों में भेज दिया था और जैसे ही उनकी डिवाइन पावर्स वहाँ पे ऊपर बादलों में जाती है तो अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम ही चेंज होने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी थी। जो देखकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे कॉल टून में मास्टर फूजियान से कहते हैं कि मैं अब अपने एंसेस्टर्स को और ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। तुम्हारे पास अब बस सिर्फ और 100 साल का समय है। अगर इन 100 सालों में तुम्हारी टैंक फैमिली ने हमें कोई भी डिवाइन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी टैंक फैमिली से वो सब कुछ छीन लूंगा जो कि मैंने तुम्हारी टैंक फैमिली को पावरफुल होने के लिए दिया था। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे अपने एंशिएंट टावर को भी बाहर निकाल लिया था। वहीं लॉर्ड मैसेंजर की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, लॉर्ड मैसेंजर आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरे यकीन है कि अगले 100 सालों में फूजी बहुत ही इजीली डिवाइन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा। और ये कहकर मास्टर फूजियन ने वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस टूटे हुए चाय के कप को दोबारा से ठीक करते हुए उसे वहाँ पे वापस अपनी जगह पे रख दिया था। जो देखकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे जाते हुए मास्टर फूजियन से कहते हैं, अपने इस वादे को याद रखना, मैं 100 साल बाद दोबारा वापस आऊंगा। और ये कहते हुए लॉर्ड मैसेंजर अचानक वहाँ से गायब होते हुए सीधा अपने एंशिएंट टावर के अंदर चले गए थे और देखते ही देखते उनके एंशिएंट टावर भी वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए गायब हो गया था। जिसके गायब होते ही हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम भी दोबारा ठीक होने लगा था। वहीं लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ से जाते हुए देखकर मास्टर फूजियन भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है और उसी के साथ मास्टर फूजियन वहाँ पे अपने पोते टेंगली के टोकन को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे याद करते हुए कहता है, टेंगली मेरे बच्चे, काश आज तुम जिंदा होते। तुम्हारे अंदर जो कमाल का टैलेंट था उसके चलते मुझे पूरा यकीन था अब तक अगर तुम जिंदा होते तो तुम गॉड रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर चुके होते और फिर मुझे इस लॉर्ड मैसेंजर से डरने की कोई भी जरूरत ना होती। दोस्तों मास्टर फूजियन का पोता टेंगली तो आपको याद ही होगा, जिसे वंगलिन ने खत्म कर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए मास्टर फूजियन ने वहाँ पे वंगलिन के पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम अपने हीरो वंगलिन को देखते हैं जो कि मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट की मदद से उड़ते हुए स्पिरिचुअल ट्री वाले अगले ठिकाने की तरफ जा रहा था। और आगे बढ़ते बढ़ते वंगलिन साथ साथ वहाँ पे अपना डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा भी रिलीज करते हुए जा रहा था ताकि वो स्पिरिचुअल वेन के अगले ठिकाने को सेंस कर सके। और अब की बात जैसे ही वंगलिन वहाँ पे अपना डिवाइन ऑरा रिलीज करता है तो उसे वहाँ पे वो स्पिरिचुअल वेन वाली रिवर दिखने लगी थी जो कि वहाँ से होते हुए सीधी वुफेंग वैली की तरफ जा रही थी। उस रिवर को देखकर वंगलिन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं एक एक करके इन सभी स्पिरिचुअल ट्रीज को खत्म कर दूं तो मैं टैंक फैमिली को काफी हद तक कमजोर कर सकता हूँ। और ऊपर से हर एक स्पिरिचुअल ट्री वाले ठिकाने के ऊपर मेरा सामना नेशन सोरियालम के कल्टीवेटर के साथ होगा, जैसा कि पिछले ठिकाने के ऊपर एल्डर जम्मू के साथ हुआ था। और अगर मैंने इन सभी ठिकानों के साथ साथ टैंक फैमिली के सभी नेशन सोरियालम के कल्टीवेटर्स को भी खत्म कर दिया तो आधी तो टैंक फैमिली की पावर वैसे ही खत्म हो जाएगी। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि वंगलिन वहाँ पे वुफेंग वैली की तरफ ही आगे बढ़ गया था। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए वंगलिन से कहता है, मास्टर क्या हम लोग वुफेंग वैली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं, पर प्लीज इस बार आप वहाँ पे कोई भी एक्शन मत लेना, आप वहाँ पे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं वहाँ पे उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उन सभी को खा जाऊंगा। यहाँ पे लिंगजू वंगलिन की चापलूसी करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वंगलिन तो वहाँ पे बेचारी लिंगजू को कोई जवाब भी नहीं देता। और इसी तरह वहाँ से आगे बढ़ते हुए वंगलिन को वहाँ पे वुफेंग वैली का बॉर्डर दिखने लगा था, जिसे देखते हुए वंगलिन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि पिछले हजारों सालों से वुफेंग वैली का ये सेक्टर जाओ किंगडम का सबसे बड़ा और पावरफुल सेक्टर रहा है, पर अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी शायद टैंक फैमिली की गंदी नजरें पड़ चुकी हैं। और यही सब सोचते हुए वंगलिन वहाँ पे वुफेंग वैली की तरफ आके बढ़ गया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है, वुफेंग वैली के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दो कल्टीवेटर्स के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जिन
जिनमें से एक कल्टीवेटर तो वू फेंग वैली का था, जबकि दूसरा कल्टीवेटर टेंग फैमिली का था। और हम देखते हैं कि टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर अचानक ही वहाँ पे वू फेंग वैली के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखकर टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम एक कुत्ते की तरह बस भागने में ही माहिर हो। और ये कहते हुए उसने दोबारा वहाँ पे वू फेंग वैली के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वू फेंग वैली का वो कल्टीवेटर वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था, जो देखकर टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर दोबारा वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम वाकई अपनी वू फेंग वैली के सबसे बेस्ट कल्टीवेटर और डायरेक्ट मास्टर के डिसेबल हो? अगर तुम ही इतने ज्यादा कमजोर हो तो फिर बाकियों का क्या हाल होगा? टेंग फैमिली को उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वू फेंग वैली का वो कल्टीवेटर वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसे कहता है कि तुम यहाँ पे इतना ज्यादा इसलिए उड़ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर उस स्पिरिचुअल बेन की पावर है जिन्हें तुम लोगों ने कमजोर मॉडल्स के ऊपर अत्याचार करते हुए उनकी स्पिरिचुअल रूट्स की मदद से इकट्ठा की है, और दूसरों की पावर के दम पे तुम यहाँ पे इतना ज्यादा उड़ रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और ये कहकर वू फेंग वैली का वो कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से टेंग फैमिली के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके लिए टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर भी तैयार था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी, जो देखकर मास्टर वू वहाँ पे टेंग फैमिली के एक एल्डर से कहते हैं कि इस कंपटीशन में तो हमें अपने अपने डिसेबल्स की पर्सनल पावर को चेक करना था, तो फिर इस फाइट में आपकी टेंग फैमिली का डिसेबल एक नेशन सू लेवल के वेपन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मास्टर वू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एल्डर जिसका नाम फुजिटाका था वो वहाँ पे मास्टर वू को जवाब देते हुए बताता है कि टेंग फैमिली के हर एक डिसेबल के पास अपने एक नेशन सो लेवल का ट्रायर होता है, जिसे वो लोग अपनी बॉडी का ही एक हिस्सा मानते हैं, इसलिए वो यहाँ पे नेशन सो लेवल के मैजिक वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये रूल्स के खिलाफ है। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि अब उन दोनों के बीच में फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, जहाँ टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर काफी हद तक वू फेंग वैली के कल्टीवेटर के ऊपर भारी पड़ रहा था। और तभी अचानक ही हम देखते हैं कि टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए वू फेंग वैली के कल्टीवेटर से कहता है, अगर तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे तो मान लो कि तुम एक कचरा हो। और ये कहते हुए टेंग फैमिली को उस कल्टीवेटर ने अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया था, जैसे वू फेंग वैली का वो कल्टीवेटर भी टक्कर देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन टेंग फैमिली के कल्टीवेटर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसे रोकने के चक्कर में वू फेंग वैली का वो कल्टीवेटर वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे आ गया था, जो देखकर अब वो वहाँ पे उसके अटैक को डोज करने का डिसाइड करता है। और देखते ही देखते वू फेंग वैली के उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उसके सभी हमलों को वहाँ पे डोज कर लिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपने कोर अटैक की तैयारी कर चुका था, जो देखकर वू फेंग वैली का वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी और ज्यादा नहीं भागने वाला। और ये कहकर उसने भी वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक को तैयार करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे टेंग फैमिली के उस कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि टेंग फैमिली के उस कल्टीवेटर ने तो वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वू फेंग वैली के उस कल्टीवेटर के स्पीयर को ही वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था। और बेचारा वू फेंग वैली का वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ समय पाता, उससे पहले ही हम देखते हैं कि टेंग फैमिली के कल्टीवेटर ने अचानक ही दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर वू फेंग वैली के सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनका वो साथी कल्टीवेटर उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर था। अगर वो हार गया था तो बाकी सभी की जीतने का तो कोई चांस ही नहीं था। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से उदास हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस कल्टीवेटर के फेस के ऊपर अपना पाँव रखते हुए उसे वहाँ पे बुली करने लगा था, जो देखकर उसके मास्टर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही वो उसे वहाँ पे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले ही एल्डर फुजिटाका ने उसे वहाँ पे रोक दिया था। और फुजिटाका वहाँ पे कोल्ड टोन में उस एल्डर से कहता है, अभी तक मास्टर वू ने इस फाइट के रिजल्ट को अनाउंस नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम लोग इस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फुजिटाका की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पे थोड़ा गुस्से से एल्डर फुजिटाका से कहते हैं कि ये 5वीं बार से ऐसा हो रहा है, तुम यहाँ पे अपने कुछ डिसेबल्स को ले आते हो और उन्हें यहाँ पे हमारे डिसेबल्स के साथ एल्डर की पोजीशन के लिए लड़वाते हो। मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही है कि तुम्हारी टेंग फैमिली के क्या इरादे हैं, इसलिए अगली बार से अपने किसी भी डिसेबल को यहाँ पे लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मास्टर वू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर फुजिटाका के फेस के ऊपर एक डेवल स्माइल आ चुकी थी। वो वहाँ पे डेवल स्माइल करते हुए मास्टर वू से कहता है कि ये सब मैं मास्टर फुजियान के आदेश के चलते ही कर रहा हूँ। अगर आपको इस बात से कोई आपत्ति है तो आप डायरेक्ट जाकर मास्टर फुजियान से मिल सकते हैं। अगर आपको अपनी इस वू फेंग वैली की परवाह नहीं है तो आप बिला झिझक उनके पास जा सकते हैं। फुजिटाका यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में ही मास्टर वू को धमकी दे रहा था, जो सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वू को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन अभी क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे इसलिए वो वहाँ पे चुप ही रहते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे टेंग फैमिली को उस कल्टीवेटर को विनर भी घोषित कर दिया था। और इस तरह एक और एल्डर की पोजीशन उनके हाथ से चली गई थी। और जैसे ही टेंग फैमिली का वो कल्टीवेटर जिसका नाम फुजियामा था वो एक एल्डर बनता है तो उसने अचानक ही वहाँ पे वू फेंग वैली के उस कल्टीवेटर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, जो देखकर फुजिटाका के फेस के ऊपर एक डेवल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उसकी तरह अब फुजियामा भी यहाँ पे कुछ भी कर सकता था। लेकिन अभी एल्डर फुजिटाका वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे वू फेंग वैली के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरी वू फेंग वैली भी हिलने लगी थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए लोग भी खुद ब खुद दिल खड़ाते हुए वहाँ पे नीचे गिरने लगे थे, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो प्रोटेक्टिव बैरियर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर एक गार्ड कल्टीवेटर जल्दी से भागते हुए आकर वहाँ पे मास्टर वू को बताता है
कि कोई हमारे आउटर एरिया के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए अंदर घुस आया है। अब ये पता चलते ही हम देखते हैं कि मास्टर वू ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर करते हुए जल्दी से अपनी वुफेंग वैली की सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। जहाँ जैसे ही वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से ही बहुत बड़ी जेंट स्पिरिचुअल सोर्स निकलते हुए नीचे जमीन की तरफ आने लगी थी। असल में ये वुफेंग वैली की एक सीक्रेट फॉर्मेशन थी जिसका नाम 5 सोर्स फॉर्मेशन था, जो कि पूरे जाओ किंगडम में काफी ज्यादा फेमस थी। हम देखते हैं कि उन 5 जेंट स्पिरिचुअल सोर्स ने मिलकर वहाँ पे एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर बना दिया था, जिसे तोड़ने के लिए वांग लिन ने भी वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को वहाँ पे समन कर लिया था, जो कि लगातार वहाँ पे उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो बैरियर वहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि वांग लिन के ड्रैगन्स के हमलों का भी उस बैरियर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे वुफेंग वैली की उस फॉर्मेशन की तारीफ करते हुए कहता है वुफेंग वैली वाकई ही जाओ किंगडम का सबसे पावरफुल सेट कहलवाने के लायक है। वहीं एल्डर फुजिटाका भी वहाँ पे सोर फॉर्मेशन को देखकर खुश होते हुए कहता है आज तक बस मैंने इस 5 सोर फॉर्मेशन के बारे में सुना ही था, आज पहली बार इसे मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। ये सोर फॉर्मेशन तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, पर कोई बात नहीं, फ्यूचर में पूरे वुफेंग वैली की तरह उनकी ये 5 सोर फॉर्मेशन भी हमारी टेंग फैमिली की ही होने वाली है। और अभी एल्डर फुजिटाका वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक कि वो 5 सोर फॉर्मेशन वहाँ पे डिफेंस मोड से हटकर अटैकिंग मोड में आते हुए उसने अचानक कि वहाँ पे वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसे वो 5 स्पिरिचुअल सोर्स भी वहाँ पे नहीं तोड़ पा रही थी, जो देखकर मास्टर वू के साथ साथ बाकी सभी एल्डर्स को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि वांग लिन वहाँ पे सोर फॉर्मेशन को देखते हुए कोल टोन में कहता है कि भले तुम लोगों के ये सोर फॉर्मेशन है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरे डिवाइन फ्लैग के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। और अब क्योंकि तुम लोग यहाँ पे मुझे हराने के लिए अपनी सोर फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं भी यहाँ पे तुम लोगों की सोर फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी सोर का ही इस्तेमाल करूंगा। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में ही हजारों की तादाद में स्पिरिचुअल पोर्टल्स को क्रिएट कर लेता है, जिनके अंदर मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स मौजूद थे। और देखते ही देखते उन सोर पोर्टल्स की मदद से वांग लिन ने वहाँ पे वुफेंग वैली की सोर फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ हजारों की तादाद में स्पिरिचुअल सोर्स वहाँ पे सोर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे तोड़ती जा रही थी। और देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही देर में उन 5 की 5 जेंट स्पिरिचुअल सोर्स में कनेक्ट आ चुके थे। और आखिर में हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लैग को लेकर खुद वहाँ पे बाहर आ गया था, जहाँ उसने अपने उस डिवाइन फ्लैग की मदद से उन 5 की 5 जेंट स्पिरिचुअल सोर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और उसी के साथ साथ अपने डिवाइन फ्लैग की मदद से उन 5 की 5 जेंट स्पिरिचुअल सोर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे एक ही झटके में खत्म भी कर दिया था, जो देखकर तो मास्टर वुफेंग के साथ साथ वुफेंग वैली के बाकी सभी लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक पूरे जाओ किंगडम में कोई भी उनकी इस फॉर्मेशन का मुकाबला नहीं कर पाया था। जबकि वांग लिन ने यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन का सिर्फ मुकाबला ही नहीं किया था, बल्कि उसे यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और यही बात वुफेंग वैली के लोगों को वहाँ पे परेशान कर रही थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डिवाइन फ्लैग को वापस रख के टेलीपोर्ट हो तो वो सीधा वहाँ पे मास्टर वुफेंग और बाकी सभी एल्डर के सामने आके खड़ा हो गया था, जहाँ अचानक कि वांग लिन को इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर मास्टर वुफेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो आंखें फाड़े वहाँ पे वांग लिन को ही देखे जा रहे थे, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने मन में ये भी कह रहे थे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने हमारी डिवाइन फॉर्मेशन को यहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये किस तरह का मोस्टर कल्टीवेटर है और इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। ये सब सोचकर हम देखते हैं कि मास्टर वुफेंग वहाँ पे वांग लिन को ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं फेलो कल्टीवेटर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके इस तरह से हमारी वुफेंग वैली के अंदर आने की वजह क्या है? क्या हमारी वुफेंग वैली से अनजाने में कोई गलती हो गई है? मास्टर वुफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे कोल टोन में मास्टर वुफेंग को जवाब देते हुए बताता है कि मेरी तुम्हारी वुफेंग वैली के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं बस यहाँ पे टेंग फैमिली के लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी टेंग फैमिली के कल्टीवेटर्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मास्टर वुफेंग से कहता है लेकिन अगर आपने यहाँ पे इनको बचाने की कोशिश की तो आपकी वुफेंग वैली भी यहाँ पे मेरी दुश्मन बन जाएगी। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फुजियामा वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए वांग लिन से कहता है ओ तो तुम ही हो वो कल्टीवेटर जिसने हेमली टियानडाउ सेट के साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल बेंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसी के साथ साथ यंग मास्टर फुजियन को भी खत्म कर दिया था। फुजियामा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे कोल टोन में उसे जवाब देते हुए कहता है यंग मास्टर फुजियन वो कौन था? पर छोड़ो, जो कोई भी था मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, मेरा वैसे भी बस एक ही मकसद है टेंग फैमिली के सभी लोगों को खत्म करना। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फुजियामा वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए वांग लिन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंग फैमिली के एल्डर्स के साथ इस तरह से बात करने की? पर इससे आगे बेचारा फुजियामा वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए फुजियामा के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। इवन वांग लिन ने वहाँ पे सिर्फ उसकी बॉडी को ही खत्म नहीं किया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी सोल को भी वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जो देखकर तो आसपास खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। इवन हम देखते हैं कि एल्डर फुजिटाका तो वहाँ पे डरते हुए मास्टर वुफेंग के पीछे आ गया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे मास्टर वुफेंग से कहता है कि कभी आपकी वुफेंग वैली जाओ किंगडम की सबसे पावरफुल वैली और सेक्ट माना जाता था और पूरे जाओ किंगडम में वुफेंग वैली के सेक्ट मास्टर को कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। पर मुझे लगता है पिछले 400 सालों में सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि आपकी अभी की हालत तो किसी गार्ड कुत्ते से कम दिखाई नहीं दे रही। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वुफेंग भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से वांग लिन से कहते हैं फेलो कल्टीवेटर, आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी
बात का मतलब नहीं समझ पा रहा। मतलब वो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन उन्हें वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए बताता है कि ऐसे 400 साल पहले तक यहाँ पे 4 पीक्स कराई था जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती थी। इवन उनके आसपास के एरियाज भी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से चमकते रहते थे। पर अब वो चारों पीक्स पूरी तरह से एग्जॉस्ट होते हुए सूख चुके हैं, जिसके पीछे टैंग फैमिली का ही हाथ है। तो अब आप मुझे बताइए, आप इतना सब हो जाने के बावजूद भी अभी तक भी टैंग फैमिली का साथ क्यों दे रहे हैं? वांग लिन की ये सारी बातें हम देखते हैं कि मास्टर वू फेंग के सर के ऊपर से जा रही थी, इसलिए वो वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। पर अभी मास्टर वू फेंग वहाँ पे वांग लिन से ये सब कह ही रहे थे कि तभी मास्टर वू फेंग के एक एल्डर माइंड टू माइंड वहाँ पे उनसे बात करते हुए कहते हैं, सेक्ट मास्टर, लॉर्ड फुजी को खत्म करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे इस पर्सन की मदद से लॉर्ड फुजी को खत्म कर दिया तो पूरी वू फेंग वैली से टैंग फैमिली के लोगों को सफाया करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अपने उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वू फेंग भी वहाँ पे सोच में पड़ गए थे, लेकिन सारी बातों को सोचने के बाद वो वहाँ पे उदास होते हुए अपने उस एल्डर से कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या मैं टैंग फैमिली के लोगों को यहाँ से नहीं भगाना चाहता? पर अभी तक शायद तुम लोग लॉर्ड फुजी की ताकत के बारे में नहीं जानते। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अपने सिर्फ 3 ही हमलों में हमारे सामने खड़े हुए इस पावरफुल कल्टीवेटर को भी खत्म कर सकता है। और अभी मास्टर वू फेंग वहाँ पे अपने उस एल्डर से ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाते हुए फुजिटाका ने वहाँ पे अपने एक जेट टोकन को क्रश कर दिया था। असल में फुजिटाका ने लॉर्ड फुजी को यहाँ पे ये सब बुलाने के लिए किया था, और जैसे फुजिटाका वहाँ पे अपने जेट टोकन को क्रश करता है तो हम देखते हैं कि लॉर्ड फुजी को भी वहाँ पे इसके बारे में पता चल चुका था। जो पता चलते ही लॉर्ड फुजी वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर से हंसने लगा था, और हंसते हुए वो वहाँ पे कहने लगा था, इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा शिकार करने का, मैंने जाने कब से इस लम्हे का वेट कर रहा था। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि लॉर्ड फुजी ने भी वहाँ पे अपने जेट टोकन को क्रश कर दिया था, जिसके क्रश होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे लॉर्ड फुजी को टेलीपोर्ट करते हुए उसे वहाँ पे फुजिटाका के पास पहुंचा रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें वू फेंग वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर वू फेंग मजबूर होते हुए वांग लिन से कहते हैं कि हमारी वू फेंग वैली का टैंग फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन है। मैं भले यहाँ पे आपके पास की बहुत ज्यादा कदर करता हूँ, पर अगर आप मेरी वू फेंग वैली के अंदर टैंग फैमिली के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तो मजबूरन मुझे यहाँ पे आपके खिलाफ जाते हुए आपको रोकना ही होगा। मास्टर वू फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन का फेस वहाँ पे थोड़ा और भी ज्यादा सीरियस हो गया था, लेकिन वो वहाँ पे मास्टर वू फेंग से कुछ कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में वहाँ पे चारों तरफ ब्लडी ऑरा फैलने लगा था, जिसके साथ ही वहाँ पे एंट्री होती है लॉर्ड फुजी की, जो कि वहाँ पे आते हुए गुस्से से कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी टैंग फैमिली के लोगों को मारने की। लॉर्ड फुजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे अपने मन में ही कहता है, लो एक और नेशन सूर्यालम का कल्टीवेटर आ गया। और ये कहते हुए जैसे ही वांग लिन वहाँ पे पीछे पलट कर देखता है तो तब तक लॉर्ड फुजी ने वहाँ पे चारों तरफ अपना ब्लडी ऑरा फैला दिया था, जिसकी चपेट में वहाँ पे जो कोई भी आ रहा था उस कल्टीवेटर की उसी समय वहाँ पे मौत होती जा रही थी, जो देखकर बेचारे मास्टर वू फेंग को वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। इसलिए वो वहाँ पे लॉर्ड फुजी से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, लॉर्ड फुजी प्लीज रुक जाइए, मेरी वू फेंग वैली के डिसेबल्स को हट मत कीजिए। पर अभी मास्टर वू फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर फुजी ने वहाँ पे अपनी सारी पावर्स का प्रेशर वहाँ पे मास्टर वू फेंग के ऊपर ही डालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि मास्टर वू फेंग की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि इस पर्सन की तरह मास्टर वू फेंग भी नेशन सूर्यालम की मिडिल स्टेज में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन का ऑरा प्रेशर उनसे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा उस स्पिरिचुअल वेंट्री की पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से है, जो कि टैंग फैमिली की नेशन सूर्यालम के कल्टीवेटर्स को बाकी नेशन सूर्यालम के कल्टीवेटर से ज्यादा पावरफुल बना रही है? पर अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फुजिटाका वहाँ पे वांग लिन की तरफ इशारा करते हुए लॉर्ड फुजी से कहता है, लॉर्ड फुजी यही है वो पर्सन जिसने यंग मास्टर फूजन के साथ साथ अब यहाँ पे फुजियामा को भी खत्म कर दिया। इवन ये यहाँ पे ये भी कह रहा था कि ये टैंग फैमिली के हर एक पर्सन को खत्म कर देगा, लेकिन एल्डर फुजिटाका की ये बात सुनकर लॉर्ड फुजी वहाँ पे कोई एक्शन ले पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे लॉर्ड फुजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि लॉर्ड फुजी भी अपने पास से कुछ स्पिरिचुअल सोल्स को बाहर निकालता है, जिन्होंने वहाँ पे वांग लिन के उस अटैक को बहुत ही इजीली रोक लिया था। जो देखकर लॉर्ड फुजी वहाँ पे वांग लिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरी ये नेशन सोल लेवल की सोल्स तुम्हारे हर एक अटैक को रोकने के लिए काफी है, और फिक्र मत करो, अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें भी मारकर अपनी सोल आर्मी में ही शामिल करने वाला हूँ। लेकिन अभी लॉर्ड फुजी वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी उन सभी स्पिरिचुअल सोल्स को वहाँ पे एक्सप्लोड कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लॉर्ड फुजी की वो सभी नेशन सोल लेवल की सोल्स भी वहीं पे खत्म हो गई थी। जो देखकर लॉर्ड फुजी ने जल्दी से वहाँ पे अपने पास से बाकी बची हुई सोल्स को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन की स्पिरिचुअल सोल्स उन सभी को वहाँ पे खत्म करती जा रही थी, और अब तो उन सभी स्पिरिचुअल सोल्स ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए वहाँ पे लॉर्ड फुजी के ऊपर भी चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया था। जो देखकर लॉर्ड फुजी ने वहाँ पे उन सभी सोल्स को रोकने के लिए उन सभी सोल्स के सामने एक एक करके प्रोटेक्टिव हील लगानी शुरू कर दी थी। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है, तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? और ये कहते हुए वांग लिन ने चाहा कि वहाँ पे अपनी सभी स्पिरिचुअल सोल्स की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो कि लॉर्ड फुजी की सभी शील्ड्स को तोड़ते हुए सीधे वहाँ पे लॉर्ड फुजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी। और जैसे वो सभी स्पिरिचुअल सोल्स वहाँ पे लॉर्ड फुजी के साथ टकराती हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ चारों तरफ ब्लडी ऑरा फैल गया था। जो देखकर तो मास्टर वू फेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, क्या करिए किस तरह का पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि लॉर्ड फुजी के ऊपर भी भारी पड़ते हुए उसे यहाँ पे हरा रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे वो ब्लडी ठंडा ऑरा वहाँ पे थोड़ा सा खत्म होता है तो हम देखते हैं कि वांग लिन की स्पिरिचुअल सोर्स ने वहाँ पे लॉर्ड
फूजी के ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि उन्होंने लॉर्ड फूजी की सोल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे ट्रैप कर लिया था। जो देखकर तो लॉर्ड फूजी के गुस्से का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और जैसे ही वहाँ पे वांग लिन से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे उसी की सोल्स का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड फूजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे लॉर्ड फूजी को लगता है तो लॉर्ड फूजी वहाँ पे उड़ता हुआ बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगा था। जहाँ नीचे गिरते हुए हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था। आज पहली बार किसी ने लॉर्ड फूजी को इतनी बुरी तरह से मारा था। इसी बीच हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी के बड़े भाई की सोल भी वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर लॉर्ड फूजी की आंखें भी वहाँ पे डर के मारे खुली की खुली रह गई थी। और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे अपने बड़े भाई के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल भी याद आने लगे थे, जहाँ उसका बड़ा भाई हमेशा उसकी बहुत ज्यादा केयर किया करता था। लेकिन आखिर में लॉर्ड फूजी ने अपने बड़े भाई के साथ क्या किया था, उसने सिर्फ कोर पोजीशन हासिल करने के लिए अपने बड़े भाई को ही धोखा देकर उसे खत्म कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि सब लॉर्ड फूजी को वहाँ पे कोई भी पछतावा नहीं था। वो तो वहाँ पे ये सब याद करके बिल्कुल पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, जबकि उसके बड़े भाई की सोल में अभी तक भी वहाँ पे आंसू थे। पर लॉर्ड फूजी को वहाँ पे इस तरह से हंसते हुए देखकर अब आंसू की जगह वहाँ पे गुस्से ने ले ली थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लॉर्ड फूजी के बड़े भाई ने वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। जहाँ जैसे ही वो मरता है तो वांग लिन ने वहाँ पे उसकी सोल को अपने कब्जे में ले लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड फूजी को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर एल्डर फुजिटाका को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे खड़ा कर पीछे गिरते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर इस कल्टीवेटर ने इतनी इजीली हमारे लॉर्ड फूजी को कैसे खत्म कर दिया। पर अभी एल्डर फुजिटाका वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे टेलीपोर्ट होता वो सीधा उसके सामने पहुंच चुका था। जहाँ वांग लिन को अचानक इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर एल्डर फुजिटाका अपने घुटनों पे आते हुए वहाँ पे वांग लिन से कहता है, प्लीज मास्टर, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी जान को बख्श दें। लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो तो वहाँ पे मास्टर वू फेंग की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहता है कि आप क्या चाहते हैं। और जब एल्डर फुजिटाका ये देखता है कि अब सारा मामला वू फेंग के ऊपर आ चुका है तो वो वहाँ पे मास्टर वू फेंग के कदमों में गिरते हुए उनसे भी रहम की भीख मांगने लगा था। लेकिन मास्टर वू फेंग वहाँ पे एल्डर फुजिटाका को अपने सामने लाकर वहाँ पे वांग लिन को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अपनी वू फेंग वैली को एक बार फिर से ज़ाओ किंगडम का सबसे पावरफुल सेक्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि वो आज से 400 साल पहले हुआ करता था। और ये कहते हुए मास्टर वू फेंग ने वहाँ पे एल्डर फुजिटाका को वहीं पे खत्म कर दिया था। और ये करने के बाद मास्टर वू फेंग वहाँ पे वांग लिन से कहते हैं कि आज हमारी वू फेंग वैली के अंदर लॉर्ड फूजी की मौत हुई है, इसलिए अब वैसे भी टेंग फैमिली हमारी वू फेंग वैली को नहीं छोड़ने वाली। तो मैं भी वू फेंग वैली का मास्टर होने के नाते ऑफिशियली टेंग फैमिली के खिलाफ जंग छेड़ने की अनाउंसमेंट करता हूँ। और मैं आज से ही शपथ लेता हूँ कि आपसे हमारी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है ज़ाओ किंगडम से टेंग फैमिली का सफाया करना। और ये कहते हुए मास्टर वू फेंग ने वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को भी ऑर्डर्स दे दिए थे कि आप लोगों का जिस भी टेंग फैमिली के डिसेबल के साथ सामना हो उसे वहीं के वहीं खत्म कर देना। मास्टर वू फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वू फेंग वैली के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा परजोश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भी गुलामी वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पर वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जिसकी नजर तो वहाँ पे स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर टिकी हुई थी। असल में वू फेंग वैली के नीचे भी एक स्पिरिचुअल वेन वाला ठिकाना था, जिसे वांग लिन वहाँ पे मास्टर वू फेंग की मदद से तबाह करने के लिए पहुंच चुका था। जैसे वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल पहले वाले ठिकाने की तरह वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस तरह वांग लिन ने वहाँ पे टेंग फैमिली के 2 स्पिरिचुअल ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उनके 2 सबसे पावरफुल नेशंस और रियलम के कल्टीवेटर्स को भी खत्म कर दिया था, जो कि कोर पोजीशन में थे और आगे चलकर टेंग फैमिली का नया फ्यूचर बनने वाले थे। इवन मास्टर फूजियान की सारी उम्मीदें तो वहाँ पे लॉर्ड फूजी के ऊपर ही टिकी हुई थी, और उसी के लिए तो मास्टर फूजियान ने लॉर्ड मैसेंजर से 100 साल का समय मांगा था। वहीं जैसे ही वो स्पिरिचुअल ट्री वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल विंड रिवर का कनेक्शन भी वहाँ पे वू फेंग वैली के साथ टूट गया था। और इस बात का पता मास्टर फूजियान को भी चल चुका था। और ये पता चलते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे गुस्से से अपनी बाकी के 3 कोर कल्टीवेटर्स को आदेश देते हुए कहते हैं, तुम तीनों को मिलकर अपने साथी की मौत का बदला लेना होगा। तुम तीनों के पास बस 1 दिन का समय है। 1 दिन के अंदर अंदर मुझे उस कातिल का साथ चाहिए जिसने मेरी टेंग फैमिली के लोगों को मारने की हिम्मत की है। और मास्टर फूजियान वहाँ पे ये सब इतने ज्यादा गुस्से में कह रहे थे कि हम देखते हैं कि उनकी आवाज के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स भी निकल रही थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरी टेंग सिटी भी वहाँ पे हिलने लगी थी। और इसी तरह एपिसोड के एंड में हम वांग ज़ाओ को भी देखते हैं, जो कि अपनी जगह पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था, जहाँ हमें वांग ज़ाओ के बारे में पता चलता है कि वो भी नेसस और रियलम की मिडिल स्टेज में पहुंच चुका था। और मास्टर फूजियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग ज़ाओ को भी आके वहाँ पे खुल गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।